नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते-करते हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 16 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम आज बातचीत करेंगे जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। लिखिए, अगर प्रश्न आता है तो 125, 200 शब्दों में या फिर 50 शब्दों में इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हम उत्तर पर आगे बातचीत करें उसके पहले उन तमाम विद्यार्थियों के कमेंट्स का जवाब देना चाहेंगे जिन्होंने ये कहा कि क्या इससे प्री की तैयारी हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आपकी प्री की तैयारी भी समानांतर इन वीडियोज लेक्चर के माध्यम से हो रही है। बस अगर आप सही मायने में गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो अपने पास सिलेबस को रखे रहिए, उसके अनुसार मिलाते हुए पढ़िए। हाँ, यहाँ पर आपकी तैयारी और मजबूती के साथ कैसे हो रही है, क्योंकि आप छोटे छोटे तथ्यों को वन लाइनर किताबों से आराम से देखकर याद कर सकते हैं। जैसे सिद्धों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या कितनी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कितने पुस्तकों के आधार पर दिया था, और नामकरण को लेकर तमाम जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको आप किसी एक किताब से पढ़ते रहिए। यहाँ पर आपकी प्रवृत्ति मूलक जो भी जानकारी है वो अच्छी होगी। अभी तक हमने इसे लिखित परीक्षा सीरीज के माध्यम से आपके अंदर जो भी हिंदी साहित्य का बेस है, जिसको कि लिखते समय समझना चाहिए, उस पर हमने बात की है। और निश्चित तौर पर अगर परीक्षा में कठिन स्तर का पेपर बना दिया जाए तो आप वहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो देखिए, दोनों दृष्टिकोण से तैयारी चल रही है, लेकिन समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम शांत चित्त होकर आप सभी से चर्चा करने की कोशिश करते हैं और सही मायने में आपके हित को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। नहीं तो आकर खूब हल्ला करके चले जाते और पढ़ने के नाम पर आपको आधा घंटा बाद पता चलता कि फला ने क्या पढ़ाया है। तो ज्यादा हम आपका वक्त नहीं लेंगे, लेकिन कई बार आपके कमेंटों को मैं देखता हूं, क्योंकि लाखों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो सभी का आंसर देना जरूरी नहीं है। लेकिन जिसके दिमाग में इस तरीके का चल रहा है कि मेंस तो हम निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले तो प्री निकालना चाहिए। प्री आपके बाएं हाथ का खेल है। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्जाम की तैयारी किए हैं तो आपको एक आइडिया है कि प्रारंभिक परीक्षा को कैसे निकालना है, लेकिन आप निकालने के बाद मेंस में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका चयन होगा, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोनों की तैयारी समानांतर हो रही है, बस आपको सिलेबस सही से पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। दोनों का सिलेबस एक ही है। तो जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। इसकी शुरुआत आप करेंगे कि जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। यह प्रायः प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। तो आप अपने उत्तर को और प्रभावी बनाने के लिए बगल में भारत का मैप भी बना सकते हैं और बता सकते हैं कि राजस्थान के इलाके में, गुजरात के इलाके में और दक्षिण भारत में जैन मत का प्रभाव था, यानी कि जैन प्रचारक, धर्म प्रचारक मौजूद थे और वो कविताएं भी लिख रहे थे और जीवनी भी लिख रहे थे। तो तमाम चीजें वो लिख रहे थे, लेकिन उनका एरिया किधर है ये आज आपको पता चल गया होगा। जब हम जैन की बात कर रहे हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिक सिद्ध किस एरिया में रहा करते थे, नाथ किस एरिया में रहा करते थे, ये सभी चीजें आनी चाहिए। तब आप सिद्ध, नाथ और जैन तीनों के क्षेत्र को समझ पाएंगे। और जब किसी क्षेत्र को समझेंगे तो वहां की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी समझ पाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि जो जैन मत का ज्यादातर प्रभाव था अधिकांशतः गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में, और इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है।
अभी हम आपको रासो काव्य पढ़ाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर प्रामाणिकता को लेकर ही संदेह है। इसके पहले हमने आप सभी के सामने आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियों को लेकर चर्चा कर ली। जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे होंगे वो अपने नोट्स को उलट पलट कर देख सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, हमने आदिकाल की प्रवृत्तियों को पढ़ लिया है। उसमें एक प्रवृत्ति थी कि प्रामाणिक ग्रंथों को लेकर संदेह था, ठीक। लेकिन जैन साहित्य की जब भी बात की जाएगी तो ये ग्रंथ प्रामाणिक रूप से उपलब्ध है। जैन साहित्य की जो रचनाएं लिखी गई थी उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल और कर्म कांड का खंडन किया गया है। ये प्रायः दोहों में रचित मुक्तक है। इसके पहले हमने नाथ साहित्य के बारे में बात की, सिद्ध साहित्य के बारे में बात की थी। तो जैन साहित्य की एक धारा आप देखेंगे कि उसमें जो कवि थे वो नाथ सिद्धों की तरह ही कविताएं लिखा करते थे, दोहों में कविताएं लिखते थे और उनके केंद्र में होती थी अंतः साधना। फिर उपदेश मूलक ग्रंथ जिसमें कि नीति, सदाचार इत्यादि पर जोर दिया गया हो, आचरण की शुद्धता, मन की शांति, मन पर नियंत्रण जिसको कि इंद्रियों का नियमन या संयमन कहा जा सकता है, और साथ में जो भी कर्म कांड थे उसका खंडन किया गया, उसका समर्थन नहीं किया गया बल्कि खंडन किया गया। कर्म कांड में जो भी वैदिक, ठीक है, या फिर बाह्य आडंबर रहे, या फिर आप देखेंगे कि उसमें वर्ण व्यवस्था इत्यादि का खंडन जैन साहित्य में भी किया गया है। दूसरी जो इनकी परंपरा रही, दूसरी शाखा रही एक तरीके से, जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन गाथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया। जैन पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य हैं। तो जितने भी आप जैन कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें चरित शब्द लगा हुआ है, जैसे पौमचर्यु, ठीक है, जसहर चर्यु। तो चरित और पौराणिक काव्य को लिखा गया, इसका जो आधार था वो पौराणिक ग्रंथ थे, रचनाएं थी, और साथ में जो जैन साधक थे उनकी जो प्रेरक जीवन कथा रही उसको आधार बनाया गया, और साथ में जैन प्रचारकों, साधुओं को लेकर, साधकों को लेकर जो लोक में प्रचलित कथाएं थी उनको भी आधार बनाया गया। और इन सभी आधारों का जो मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो जैन धर्म का प्रचार था, ठीक है। तो ये दो तरीके के जैन साहित्य आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, एक जो परंपरा से नाथ सिद्धों से प्रभावित हैं, और दूसरे जो खुद उन जैन साधकों के जो भी प्रवर्तक थे या फिर प्रचारक थे उनका जीवन ही ऐसा था कि खुद उन पे ग्रंथ लिखा जा सकता है, उसको भी लिखा गया था, ठीक। तो ये दोनों चीजें आप बताएंगे। इसके बाद आप लिखेंगे, कुछ कवियों का जिक्र करेंगे जिसमें जैन आचार्य हेमचंद्र, आपको बात याद आ गई होगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हेमचंद्र के बारे में बताया कि ये सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे अपने समय के। तो जैन आचार्य हेमचंद्र के बारे में बताएंगे कि प्राकृत व्याकरण और मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य से इतर रचनाएं रही हैं, यानी कि इसमें व्याकरण की बात की गई, लेकिन हेमचंद्र ने भी कुछ रचना की, जैसे कुमारपाल चरित, चरित शब्द लगा हुआ है, कुमारपाल पर उन्होंने लिखा। जैसा कि बताया गया कि सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं में बहुत मिलती हैं, इनमें भी सहज पर बल दिया गया। क्योंकि जैन साहित्य पर थोड़ा बहुत नाथ सिद्धों का प्रभाव था तो इसका जिक्र आप यहाँ पर कर देंगे। इसके अलावा और जो भी कवि हैं जैसे जोइंद, राम सिंह, ठीक है, आदि जितने भी कवि हैं ये जैन कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। और थोड़ा बहुत आपके पास समय है तो एक चार्ट आप बना सकते हैं, 4-5 जैन कवियों का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं जिसका कि जिक्र हम आगे कर रहे हैं। आप बताएंगे कि अगर हम पौराणिक काव्य धारा की बात करें तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए सबकी भाषा अपभ्रंश में ही रही। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू 8वीं शती में आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौमचर्यु की रचना की। पौमचर्यु जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरित मानस की ही तरह कड़वकबद्ध है,
यानी कि दोहा चौपाई में ये लिखा गया है, उसको हम कड़वकबद्ध कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पौराणिक काव्य धारा जो रही है, जो एकदम से हम इसको एकदम विशुद्ध तरीके से जैन साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इसमें पहला जो नाम यहाँ पर दिखाई पड़ा है, ठीक है, स्वयंभू। आप बता सकते हैं कि राहुल साकृत्यायन ने स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि भी कहा। एक लाइन आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि शब्दों को ध्यान में रखना है तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन आप थोड़ा सा अपना उत्तर चेंज करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि राहुल साकृत्यायन ने स्वयंभू के हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। और उनका जो समय था 8वीं शती थी, और उन्होंने काम क्या किया कि राम कथा को आधार बनाकर पौमचरियों की रचना की। और पौमचरियो उसी श्रेणी में है जैसे कि जायसी का पद्मावत और तुलसीदास का रामचरितमानस है। दोनों कड़वकबद्ध शैली में है, उसी तरीके से पौमचरियो भी है। तो क्या आपकी प्री की परीक्षा नहीं तैयार हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बस उसको समझने की जरूरत है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, सारी चीजें इसमें मौजूद है, लेकिन आप लोग घूम रहे हैं। आपकी इतना ही इच्छा है तो आप कोई कोर्स खरीद सकते हैं, आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ आप कर सकते हैं अपने संतुष्टि के लिए। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी बात कोई है तो आत्मसंतुष्टि है। अगर यहाँ से आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पा रही है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। लेकिन हम तो कच्छप गति से अपने को मजबूत करते हुए लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और पूरा सिलेबस को कवर भी करेंगे। हम इतना ही कर सकते हैं, हम लिखवा के तो नहीं दे सकते कि स्टाम्प पेपर उस पर कुछ लिख कर मैं दूं। हम करने में विश्वास करते हैं। तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी चल रही है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जितनी बात यहाँ पर स्वयंभू के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वो पूरी इन 2-3 लाइन में कंप्लीट हो गई। अब अगले कवि के बारे में आप बात करेंगे कि अगले कवि पुष्पदंत, जिनका समय 10वीं शती, इन्होंने महापुराण की रचना की। इसके अतिरिक्त जैन अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित काव्य लिखे हैं। मान लीजिए आप एग्जाम में गए, सवाल पूछ दिया गया कि आदिकाल में किस साहित्य धारा के अंतर्गत चरित काव्य पर जोर दिया गया है, तो उसमें सिद्ध का नाम आ जाएगा, नाथ का नाम आ जाएगा, जैन का नाम आ जाएगा और रासु का नाम आ जाएगा। तो जो विद्यार्थी काक चेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से और अपने इस 0 रेटिंग टीचर के ऊपर विश्वास करके ये वीडियो देख रहे होंगे तो तुरंत वो आंसर लगा के आएंगे कि जैन साहित्य से चरित काव्य का लेखन जुड़ा हुआ है। बस आपका आंसर वहां पर कंप्लीट हो गया। आप पता चला कि खूब किताब पढ़कर गए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। आप ये क्लियर ही नहीं कर पाए कि चरित काव्य आदिकाल में सर्वाधिक अगर किसी ने लिखा है तो वो जैन साहित्य के अंतर्गत लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आप बताएंगे कि इनमें पुष्पदंत का नागकुमार चरित जसहर चरियु प्रसिद्ध रहा है तथा कनकामर मुनि का करकंड चरित अधिक प्रसिद्ध है। मुझे याद है कि एक बार यूपी जीडीसी के एग्जाम में मैं गया हुआ था एग्जाम देने असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें यही सवाल पूछा गया था कि करकंड चरित किसकी रचना है। तो उस जमाने में, चूंकि जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ये हमारे जीवन का पहला एग्जाम था उत्तर प्रदेश का, मैं बात कर रहा हूँ 2013 के आसपास का, ठीक। तो हम भी बहुत उस समय याद किया करते थे, तो ध्यान में आया कि हमने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ा, वहां पर यह दिया गया था। अगर बहुत मोटी मोटी किताबें हम पढ़कर जाते और करकंड चरित को नहीं ध्यान में रखते तो शायद वहां पर आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। चूंकि विद्यार्थियों के मन में बैठ गया है कि प्री नहीं पास होंगे तो मेंस की तैयारी करते ही रह जाएंगे, लेकिन आप देखिए प्री की तैयारी आसान है। अगर प्री आप क्वालिफाई हो जाते हैं, मेंस आपका कमजोर रहेगा तो आप फिर परीक्षा के दौर से बाहर हैं। मैं क्यों मेंस की तैयारी करा रहा हूं? इसीलिए करा रहा हूं कि आप परीक्षा के दौड़ में बने रहें। प्री को तो आप अपने आप से भी पढ़ के अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके आगे मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो तमाम ग्रंथ है, आपने बताया स्वयंभू के बारे में बता दिया, पुष्पदंत के बारे में बता दिया, फिर कनकामर मुनि के बारे में बता दिया, ठीक। इनके ग्रंथ के बारे में एक बड़ी फेमस रचना है जो कि धनपाल द्वारा लिखी गई भविष्यत कथा, ठीक है। भविष्यत कथा इसका नाम है, यहाँ पर भविष्य दत्त कथा हो गया, भविष्यत कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य धनपाल की ऐसी रचना है जिसमें लोक प्रचलित कथा को भी सरल
बनाया रखा गया और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी जैन हैं उनका थोड़ा सा व्यापार से भी संबंध रहा है, ठीक है, और दरबार में भी रहा करते थे। तो उन्होंने जो भी अनुभव प्राप्त किया उसके हिसाब से ग्रंथ लिखा है। यहाँ पर जो भविष्य कथा है धनपाल, ये भी खूब रचना पूछी जाती है, यूपी टीजीटी पीजीटी में खूब पूछी जाती है। अगर आप देखेंगे जीआईसी के एग्जाम में आती रहती है। तो ये किस पर आधारित है? लोक प्रचलित कथा पर आधारित है और इसमें व्यापार का थोड़ा बहुत जिक्र भी किया गया है। और साथ में कैसे जैन धर्म में दीक्षित हों, उसकी शिक्षा दीक्षा लें, उसके लिए भी प्रेरणा दी गई कि जैन धर्म को धारण करते हुए कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, तो उसके बारे में भविष्य कथा में बताया गया है। ठीक, तो पूरा आपने जिक्र कर दिया। इसके बाद आप बताएंगे निष्कर्ष पर जाते हुए कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जैन साहित्य उपदेश मूलक होने के कारण मुक्तक काव्य में रचा गया। उनसे एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा उस समय का लोकप्रिय छंद था। दूसरे, वीरता, श्रृंगार, नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय थीं। इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। तो पूरी बात आप यहाँ पर खत्म कर दिए, जैन साहित्य के बारे में भी बता दिए और उस जमाने में जो खासतौर से भाषा शिल्प के दृष्टिकोण से भी आपने बता दिया कि तमाम छंदों में रचनाएं लिखी जा रही थी, लेकिन प्रमुख छंद क्या था? दोहा था। सवाल पूछा जाता है कई बार कि आदिकाल का प्रमुख छंद क्या था, तो आप बता देंगे, तुरंत बता देंगे कि दोहा था। ठीक, आगे चलकर कबीर इत्यादि ने उसको बढ़ाया आगे। ठीक, तो इस तरीके से अपने उत्तर को आप पूरा करेंगे और निश्चित तौर पर आपका उत्तर देखकर जो एग्जामिनर है वो आपको अधिकतम अंक देने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। निश्चिंत तरीके से आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।